नमस्कार बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को आपके पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से आप लोगों को एक बार साइंस का पहला चैप्टर जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको बोले थे कि सप्ताह में हम 2 दिन क्लास आपका बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 2 दिन क्लास हम साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बाकी सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और साइंस में आपके बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल 7 साल 8 साल पहले से भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके बेहतर तरीका से पूरे एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको पूरी तरीका से, पूरी संतुष्टि के तरह आपको ऑब्जेक्टिव समझाने का साइंस का भी कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप और आपके जितने सारे 10th के दोस्त हैं सबको ये ऑब्जेक्टिव बेहतर लगेगा। अगर हमारे इस ऑब्जेक्टिव से अगर आप संतुष्ट है, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो साइंस में आपको बाबू 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यानी 40 क्वेश्चन नहीं पूछता है बल्कि क्वेश्चन पूछता है आपका, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, तो क्वेश्चन बाबू पूछेगा तुम्हारा 80 गो, यानी प्रश्न की संख्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो है वो 80 गो रहेगी। और 80 में से आपको कोई भी 40 प्रश्न का उत्तर देना है, किसी भी 40 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 80 क्वेश्चन में से कोई आपको 40 प्रश्न का उत्तर दे देना है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको 80 का 80 सही करा देंगे। आपको मारना 40 ही है, लेकिन आपको इस तरह हम प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका 80 का 80 आपको सही हो। आप ओवर कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम में जाइएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से ही आप 40 को ही मारिएगा। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम आपके पास लेकर आए हैं पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। पारदर्शी, सबसे पहले आप समझिएगा कि सर पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे प्रकाश बाबू आर पार हो जाए। पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। जैसे हम बात करें आपका हवा, हवा में भी आर पार हो जाता है। जैसे हम बात करें पानी, जैसे हम बात करें प्लेन कांच यानी शीशा, अगर इस सभी से देखेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। तो ये सारा का सारा पारदर्शी माध्यम है। तो इसमें प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका आंसर होगा ए, यानी प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो याद रखिएगा कि आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रकाश की किरणें गमन ही करती है, यानी जाती है आती है। एक बात याद रखिएगा कि वो सीधी रेखा में ही जाती आती है, वक्र रेखा में नहीं, टेढ़ी रेखा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, बल्कि आपका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निर्वात में, यहां नहीं होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बाबू निर्वात बोलते हैं, निर्वात किसे बोलते हैं? हवा को।
निर्वात किसे बोलते हैं बाबू? हवा को। बहुत ऐसे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर निर्वात किसे बोलते हैं? तो निर्वात बोलते हैं बाबू हवा को। हम बोले है ना, एक एक शब्द को आपको समझाकर हम पढ़ाएंगे। निर्वात बोलते हैं हवा को, और हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए, आपको एक बार हम चर्चा किए थे कि ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे जो आपको लगेगा कि चारों का चारों आंसर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, 3 गुने 10 पर पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 3 गुने 10 पर पावर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 गुने 10 पर पावर 8 किलोमीटर प्रति मिनट। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आपका होता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आपके 10th क्लास का प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइंस का और एक मैथ का आपके YouTube चैनल पर एक क्विज जाता होगा, और इसमें आपको चारों में से किसी एक का आंसर आपको देना रहता है। तो कोशिश करिए कि जो वो सारे क्विज का आंसर आप लोग दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आप सारे का सारे हमारे क्वेश्चन का आंसर आप सही दीजिएगा। तो निर्वात मतलब होता है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तब आप 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम फिगर बना रहे हैं अवतल दर्पण और आपको समझा रहे हैं। आप एक को समझ लीजिएगा, आप सारा बना लीजिएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, और आप लोग को बताया गया होगा कि इसे बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। इसे प्रधान अक्ष बोल देंगे, और इसे जो बोलेंगे इसे ध्रुव बोलेंगे, और ध्रुव को नोट करते हैं P से। इसको नोट करेंगे, इसे बाबू फोकस बोलेंगे, F से नोट करते हैं, और इसे बोलेंगे, इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो अगर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बने, तो याद रखिएगा वो जो बनेगा हमारा, वो बनेगा ऋणात्मक में। वो ऋणात्मक कहने का अर्थ हो गया कि माइनस में होगा। अगर हमारा कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बन रहा है, सामने यानी हम जब भी रखेंगे तो ये देखिए, ये दर्पण है ना, तो बाबू एक भाग इसका कलई किया हुआ है। कलई किया हुआ मतलब हम कहते हैं पेंट किया हुआ है। तो जब भी हम अपने चेहरे को रखेंगे तो इधर से रखेंगे, जब भी रखेंगे तो इधर से देखने के लिए रखेंगे। हमारी बात समझ आ रही होगी? इधर से रखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को हम रखेंगे, जब भी हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, जब भी वस्तु को रख रहे हैं, जैसे यहाँ वस्तु को, जब भी वस्तु को रखेंगे यहाँ, आपको बता दें कि वस्तु की तरफ अगर कोई भी काम होगा तो वो ऋणात्मक होगा। तो चलिए हम किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। किसी वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखते हैं। काट दलो, वीडियो काट दलो। अगर हम कहें कि किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, और आपको मालूम होगा कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वह फोकस से होकर आती है, फोकस से होकर आती है। हम अपने तरफ से एक रेखा खींचते हैं बाबू, हम अपने तरफ से एक रेखा खींचते हैं, और वो रेखा वक्रता केंद्र और वस्तु को छू कर जानी चाहिए। तो यहां देखिएगा कहीं ना कहीं आएगा तो इधर आकर मिलेगा हमारा। तो ये जितनी सारी इसमें प्रतिबिंब बनता है तो लेंस के दर्पण के ठीक सामने बन रहा है, इतना समझिएगा। तो सामने बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा,
अगर दर्पण के दूसरी ओर बनेगा तो कोई भी प्रतिबिंब याद रखिएगा वह बनेगा धनात्मक। धनात्मक कहने का अर्थ हो गया कि प्लस में बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन है अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी देखिए ना यहाँ यहाँ है, यानी दर्पण की ओर है। तो दर्पण की ओर है तो ये क्या होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। हमारा सही आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। उत्तल दर्पण, फिर से हम एक बना रहे हैं, आकृति बना रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं बाबू उत्तल दर्पण। ये हमारा प्रधान अक्ष, ये हमारा ध्रुव है। देखिए हम जब भी किसी वस्तु को रखेंगे तो इधर रखेंगे, क्योंकि हमारा चेहरा दिखेगा इधर, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ भाग है। तो सामने हम वस्तु को रखेंगे, ये भी हमारा फोकस हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर हम यहां से चलिए, ये याद रखिएगा कि आपका ये होगा फोकस, ये होगा हमारा फोकस, और ये होगा वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि इसको गोलाई करिएगा तो वक्रता केंद्र इधर आएगा, केंद्र इधर बने। आप जानते हैं कि दर्पण जो बना है ना, गोलीय दर्पण से बना है। अगर एक गोले को हम काट दे तो इसको पेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, इसको हम पेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये याद रखिएगा कि गोल गोल इधर आ रहा है तो वक्रता केंद्र इधर होगा। तो कुछ जब भी वस्तु को रखेंगे तो इधर तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, सामने रखेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस कहां होती है। तो देखिए दर्पण के इधर, दर्पण के पीछे है, और दर्पण के पीछे है तो आपको क्या बताया है, धनात्मक होगा। दर्पण के पीछे है तो इसे हम बोलेंगे धनात्मक बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, धनात्मक बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बोलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन सी होती है, तो धनात्मक होती है। यानी आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस, तो देखिए दर्पण हो या लेंस हो, दोनों के लिए सेम होता है बात। फोकस दूरी के लिए नियम दोनों के लिए सेम होता है, चाहे आपका अवतल हो चाहे आपका उत्तल हो, फोकस जो होगा दोनों के लिए सेम होगा। उत्तल हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए फोकस सेम होगा। तो आपको पीछे हम बताए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये भी याद रखिएगा ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस, लेंस तो आपको बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अवतल चाहे वह दर्पण हो चाहे वह लेंस हो, दर्पण में भी फोकस दूरी जो होती है ना, फोकस दूरी बाबू, इसमें भी ऋणात्मक होती है, इसमें भी ऋणात्मक होती है। उत्तल की बात करें तो उत्तल में भी फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस में भी आपको धनात्मक होती है। दर्पण में भी धनात्मक, लेंस में भी धनात्मक। ये दोनों के लिए अगर हम बात करें तो कहिएगा कि सर दोनों के लिए कोई रूल बदलता नहीं है। फोकस के लिए, फोकस के लिए कोई रूल नहीं बदलता है। अवतल के लिए, अवतल दर्पण में फोकस माइनस में यानी ऋणात्मक, अवतल लेंस में फोकस यानी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में तो प्लस, उत्तल लेंस में तो प्लस। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी ये क्या होगी, तो धनात्मक होगी। क्या होगी बाबू, धनात्मक होगी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए, वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा। वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा। और आपको अभी चर्चा किए थे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा। मान लीजिए कि ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। अगर हम यहां खींच रहे हैं तो इसे प्रधान अक्ष खींचेंगे। इसे अगर हम बात करें तो इसे बाबू प्रधान अक्ष बात करेंगे, इसे हम प्रधान अक्ष बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो इसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इसे हम लोग फोकस बोलेंगे, इसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो बोला है वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहले आप वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझिए। हम किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं। तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी तो आपको तो बताया गया, जब भी जाएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस से होकर आएगी। हम अपने तरफ से एक रेखा खींचेंगे जो वस्तु और वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो यहां से एक रेखा खींचेंगे तो ये दोनों जहां मिलेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो रेखा खींचेंगे उसी रास्ता से चला जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब अगर बात करें तो हमारा प्रतिबिंब ये बन रहा है। अगर हमारा प्रतिबिंब की बात करें तो हमारा प्रतिबिंब बाबू ये बन रहा। और ये प्रतिबिंब देखिए, वस्तु था हमारा ऐसे सीधा था, अब प्रतिबिंब जो बनने लगा ना, वो बनने लगा उल्टा बनने लगा। प्रतिबिंब वस्तु हमारा सीधा था लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनने लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि दर्पण के सामने जितने भी वस्तु को हम रखेंगे, दर्पण के सामने जितने भी वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और आपको अभी बताए हैं, थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं कि दर्पण में वस्तु की ओर कोई भी काम होगा तो वो हमारा ऋणात्मक होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा का अर्थ होता है बाबू माइनस, प्लस नहीं, माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो आप लोग बेहतर समझे होंगे। वास्तविक का अर्थ होता है कि अवतल लेंस के सामने, पीछे नहीं, सामने। और ये अगर हम बात करें, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा कहने का अर्थ हो गया कि ऋणात्मक बनाता है। तो जब ऋणात्मक प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका आवर्धन कैसे धनात्मक हो जाएगा जी। इसका आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक ही होगा। इसका आवर्धन जो होगा वो आपका ऋणात्मक ही होगा। अगले क्वेश्चन पर सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा, सीधा कहने का अर्थ आप लोग बेहतर जानते हैं कि प्लस। एक और चीज इसमें जोड़ता है, सबसे पहले अभी हम समझाएंगे आभासी और सीधा का अर्थ भी समझाएंगे। आभासी और सीधा को एक और शब्द भी आपको लिखता है और वो लिखता है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक को हम लोग उल्टा बोलते हैं और काल्पनिक को हम लोग सीधा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आभासी और काल्पनिक दोनों एक है। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए। आइए अब इसके बारे में भी हम आकृति खींचकर आपको समझा रहे हैं। क्या है बाबू, इसके लिए चलिए हम उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण ले रहे हैं, उत्तल दर्पण ले रहे हैं, उत्तल दर्पण ले रहे हैं। यहां से हम क्या किए कि यहां से प्रधान अक्ष खींच दिए।
अब आपको अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए हैं कि इसका फोकस इधर नहीं होगा, इसका फोकस बाबू इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा। अब अगर हम बात करें कि वस्तु जब भी रखेंगे तो वस्तु को तो हम इधर नहीं रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे। चलिए दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रख दे रहे हैं, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी लेकिन परावर्तित हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी, ऐसे भाग जाएगी, लेकिन इसको मिलाया जाएगा तो पीछे ऐसे मिलाया जाएगा। लेकिन अगर हम वस्तु से और वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं, तो देखिए ये हुआ हमारा, तो हमारा प्रतिबिंबुआ कौन बन रहा है बाबू, प्रतिबिंबुआ कौन बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब ये बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब वो बन रहा है। थोड़ा सा देखिए कैसा बन रहा है, तो आइए देखते हैं। हमारा वस्तु था ऐसे, प्रतिबिंब भी बना ऐसे, ऐसे नहीं बना, ऐसे बना है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सीधा बना है, बिल्कुल सीधा, ऐसे वस्तु था ऐसे ही प्रतिबिंब बना है, इसी को बोलते हैं आभासी और सीधा। हमें उम्मीद है कि आपको आभासी और सीधा का अर्थ समझ आ गया होगा। तो ये वस्तु है, फिर से देखिए, और इसका प्रतिबिंब भी ऐसे बना है, ऐसे नहीं बना है जी, नहीं, ऐसे बना है, इसका मतलब है कि जैसा वस्तु था वैसा ही प्रतिबिंब बना है ऊपर की ओर, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाया है। और एक बार और आपको समझाना कर दिए कि अगर वस्तु की ओर अगर प्रतिबिंब बने तो हमारा बनेगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। लेकिन अगर वस्तु के दूसरी ओर यानी दर्पण के पीछे बने तो हमारा बनेगा धनात्मक, धनात्मक। तो बोलिए हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब वस्तु की ओर नहीं बल्कि दर्पण के पीछे बना है, तो दर्पण के पीछे बना है तो कंफर्म है कि वो प्रतिबिंब धनात्मक होगा, और जब धनात्मक होगा तो उसका आवर्धन तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, उसका आवर्धन धनात्मक होगा। इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वो आपका सही आंसर एक होगा। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी एम निम्न में से कौन होगा। आवर्धन आप लोगों को जानते हैं कि अगर आप लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर अगर पढ़े होंगे अच्छा तरीका से, तो उसमें आवर्धन का फॉर्मूला पाया गया होगा कि एम बराबर माइनस भी बट्टा यू। और इसमें आप लोग घबरा कर टिक मत मारिएगा। देखिए यहां थोड़ा सा गलती हुआ है, यहां भी नहीं होना चाहिए, यहां यू होना चाहिए, और यहां जो होना चाहिए भी होना चाहिए। तो सबसे पहला बात कि हमारे ऊपर भी और नीचे यू, इसमें यू भी है तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसमें भी ऊपर यू है तो ये भी आंसर नहीं होगा। हाई दोनों में चर्चा करें तो एक भी बट्टा यू है और एक माइनस भी बट्टा यू है, तो हमारा आवर्धन का फॉर्मूला माइनस भी बट्टा यू होता है, माइनस भी बट्टा यू होता है। याद रखिएगा कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माइनस भी बट्टा यू होता है, माइनस भी बट्टा यू होता है। अगले क्वेश्चन को अब कहिएगा कि सर कैसे माइनस बी बटे यू कैसे होता है, आपको ये भी चर्चा कर देते हैं। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एम का फॉर्मूला होता है H2 बटा H1। तो अगर हम अवतल दर्पण ले रहे हैं तो H2 यानी H2 जो है ना बाबू प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा करने का मतलब माइनस है, और ये H1 वस्तु है, वस्तु जो होता है
वस्तु, हाँ, वस्तु याद रखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती है। आप देखे हैं किसी वस्तु की ऊंचाई माइनस में होते हुए? नहीं। तो ये हो जाएगा नीचे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो याद रखिएगा कि इसका आवर्धन का फॉर्मूला माइनस भी बटा यू भी होता है। अगला क्वेश्चन, गोलीय लेंस द्वारा, गोलीय लेंस, तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। यहां गोलीय लेंस बोला है, दर्पण नहीं। पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा दर्पण बोला था, लेंस नहीं बोला था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो दर्पण में फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बटा यू। लेकिन वही अगर दर्पण में नहीं बोले, अगर लेंस में बोले, तो लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला होता है केवल v बटा यू, केवल v बटा यू। तो v बटा यू आप देखिए ए नंबर में v बटा यू, देखिए आपको यहां भी दिख रहा होगा, लेकिन v बटा यू नहीं है, u बटा v है। तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो कम से कम क्वेश्चन को बेहतर तरीका से पढ़कर मारिएगा, क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आप पढ़कर मारिएगा, यहां ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, यदि कर्तीय परिपाटी में के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के अगर हम कर्तीय तल ग्राफ खींचे तो ये होगा। आप लोग जानते हैं कि ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो कह रहा है कि कर्तीय तल परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, तो ये बताओ ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाना है बाबू। वाई प्लस अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मापी जाती है। तो ऊपर की ओर बोला है ना, तो याद रखना ऊपर प्लस है, अरे प्लस है तो धनात्मक होगा। अगर वही क्वेश्चन नीचे की ओर पूछ दे तो ऋणात्मक हो जाता, लेकिन यहां ऊपर की ओर पूछा है। देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन आसान रहेगा, लेकिन आपको वहां समझ नहीं आएगा। आराम से पढ़िए। कर्तीय, नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत तथा ऊपर की ओर, सबसे बड़ी बात है कि यहां बोला है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर अगर ले जाएंगे तो वाई अक्ष के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां कहलाएगी। तो ऊपर की ओर प्लस में होगा तो आपका धनात्मक होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है, नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, चलिए बता दीजिए। अभी समझाए हैं कि ये ग्राफ है आपका, ये एक्स अक्ष, सॉरी ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। आपको कहां आना है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मापी गई दूरियां कौन सी में होगी? माइनस में होगी। क्या चीज में होगा बाबू? माइनस। माइनस मतलब धनात्मक की ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आपका सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाएं ओर, मूल बिंदु, देखिए ये एक्स, ये एक्स डैश, डैश माइनस में होता है। एक तरफ से हम इसको, आपको प्लस एक्स और एक्स डैश नहीं लिख रहा है, चलिए हम इसको प्लस लिख रहे हैं और इसको माइनस लिख रहे हैं। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। आप बेहतर जानते हैं कि आई एक्स होता है, आई भी एक्स होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई होता है। अरे पागल, क्या बोला है? नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं। आप एक काम करिएगा, आप अपने कॉपी के तरफ हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको दाएं बाएं नहीं समझ आता है। देखिए अगर हम इधर सामने आपके तरफ खड़ा होंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा दाएं और बाएं में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपके तरफ खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं ना तो आप गलत है, बिल्कुल गलत है ये दिशा। जब भी आप बनाइएगा तो आप अपना कॉपी की तरफ, मान लीजिए कि ये हमारा कॉपी है, ये हमारा कॉपी है, हम अपने कॉपी के तरफ, तो कॉपी के तरफ दाएं, दाएं मतलब होता है दाहिना। तो दाएं और एक्स अक्ष, बिंदु से दाएं और एक्स अक्ष, तो दाएं और, क्योंकि एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो दाएं और एक्स अक्ष, तो दाएं अक्ष और एक्स अक्ष की दूरियां प्लस में नापी जाएगी।
यानी आपका धनात्मक होगा। और अगर हमारा बाईं ओर पूछता ना, बाईं ओर, तो हमारा दूरी कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन में। नई तृतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं नहीं बाईं ओर पूछा है, दाईं नहीं बाईं ओर पूछा है, तो हम आपके तरफ जो बात कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, तो ये कहिएगा कि सर गलत है, गलत है। लेकिन अगर हम अपने बोर्ड के तरफ यानी कॉपी के तरफ खड़ा होंगे तो इधर दाहिने हो गया, इधर बाएं हो गया, तो बाएं और ऐसे भी देखो ना, पागल ने यहां माइनस में दे दिया, तो माइनस में धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो आपसे कहा जाएगा सर ऋणात्मक होगी। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान देते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ, दंत मतलब होता है दांत, दांत जो हम हमारे पास है दांत, विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, दंत विशेषज्ञ मरीजों को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब, तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है और अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा। देखिए एक और बात समझ लीजिएगा, आप कहने में ही थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम बड़ा बता रहे, अवतल, अवतल यानी बड़ा, उत्तल, उत्तल, उत्तल मतलब छोटा, यानी बड़ा कौन बनाएगा जी, अवतल। तो याद रखिएगा कि अवतल प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, इसलिए इसका उपयोग दांत, आंख, कान, नाक, ये सारे गले में जो भी चीज होती है ना उसको बड़ा प्रतिबिंब कर देखने के लिए डॉक्टर उपयोग करता है। तो डॉक्टर छोटी वस्तु को बड़ा कर देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब कर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसी वस्तु का कौन प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बोलिए इतना समझ आया है, बेहतर है कि हमें उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ आ रहा होगा। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कराने के लिए, देखिए अवतल का काम है कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कराता है, केंद्रित मतलब तो सूर्य के प्रकाश को खींच कर लिया कर एक जगह भी करता है, इसलिए याद रखिएगा आपको क्वेश्चन बहुत सारा इसमें पूछेगा। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कराने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ये भी हमारा अवतल दर्पण ही होगा। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कराने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको ये कन्फर्म है, आपको कहना पड़ेगा कि सर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस अभी हम बताए कि अवतल लेंस प्लस में होता है कि माइनस में होता है, तो माइनस में, पीछे बहुत सारा एग्जांपल दिए थे। अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये माइनस में होगा। तो याद रखिएगा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक होती है। इतना समझ लीजिएगा कि सर अवतल लेंस में कोई भी काम माइनस में होता है और उत्तल लेंस में कोई भी काम प्लस में होता है। तो अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो बच्चों लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाईऑप्टर होता है। यह आपको केवल डी से नोट कर देगा, केवल डी से, डाईऑप्टर को हम डी से नोट करते हैं। लेंस की क्षमता को नोट करते हैं टी से,
क्योंकि आप लोग जानते हैं पी मतलब होता है पावर, POWER, या पावर मतलब होता है शक्ति, शक्ति मतलब क्षमता। तो पहला लेटर पी है, तो इसलिए याद रखिएगा लेंस की क्षमता को नोट करते हैं पी से। क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता को क्या चीज से नोट किया जाता है, तो लेंस की क्षमता को पी से नोट किया जाता है। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा डाइऑप्टर है। लेंस की क्षमता को क्या चीज से नोट करते हैं, पी से। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/S। याद रखिएगा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/S। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता को P से नोट किया जाता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक D होता है, डाइऑप्टर। लेंस के क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/S। ये याद रखिएगा तीनों कि बाबू लेंस की क्षमता को क्या चीज से नोट किया जाता है, P से। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो P बराबर 1/S। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। सेविंग दर्पण, सेविंग यानी दरिया बनाने के लिए, दरिया बनाने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम दाढ़ी बनाते हैं ना, तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग, तो दाढ़ी तो बाबू छोटी छोटी होती है, उसको बड़ा कर देखना पड़ता है। तो छोटी चीज को बड़ा कर देखने के लिए पहले ही बताए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। और हम आपको बताए हैं कि अगर ये क्लास आपको साइंस का क्लास, प्रत्येक दिन हम 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन ही साइंस का लेकर आएंगे। आप लोग को अगर ये बेहतर लग रहा है, अगर साइंस में और कोई ऐसी क्वेश्चन से आपको परेशानी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिएगा। अगर हमारा ये पढ़ा ऑब्जेक्टिव जो है अगर बेहतर लगा है, तो जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करिए। और कमेंट में आपको लिख कर भेजना है कि ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ आया है कि नहीं आया है, बेहतर है कि नहीं है, और लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करिए। फिर इसका कल अगले क्लास में कल इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे, हम एक और भाग लेकर आएंगे। और आपको उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ आ रहा होगा और आप बेहतर से भी तैयारी करिएगा। धन्यवाद।